एक बार जरा इन फोटोज को ध्यान से देखिए। इनमें आप उन मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो जिनके नाम आज घोस्ट प्लेन्स या फू फाइटर्स के रूप में मशहूर है। ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो ना किसी कंट्री के थे, ना किसी नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते थे। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हें पहली बार देखा गया तो ये बिना किसी आवाज के आसमान में इस तरह से घूम रहे थे जैसे किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस के कंट्रोल में हो। ये हमारे उस समय के सबसे तेज फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकते थे और ऐसे शार्प टर्न्स लेते थे जो आज भी मॉडर्न फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट माने जाते हैं। अब जरा इमेजिन करके देखो, जब भी आप बाहर निकलते हो कोई आपका पीछा करता है, आप उसकी तरफ देखते हो तो वो गायब हो जाता है, और गायब ना हो तो ना आप उसे छू सकते हो ना वो आपके किसी भी सवाल का जवाब देता है। बस वो होता है और आपके साथ साथ चलता रहता है। डरावना लगता है ना? लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट्स के लिए ये सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस था। जब भी वो एयरक्राफ्ट लेकर आसमान में उड़ते थे उनके पास आकर एक अजीब सी ग्लोइंग बॉल फ्लाई करने लगती थी। जब रडार पे देखते कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आंखों के सामने एक ऑरेंज रेड ग्लो दिखता था जो कभी अचानक से वैनिश हो जाता तो कभी प्लेन के साइड में आकर उनके साथ साथ उड़ता रहता, हाई स्पीड पे बिना किसी आवाज के, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट हो जिसमें कोई इंजन हो ही ना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन पहले डॉक्यूमेंटेड यूएपी केसेस में से एक ऐसी सच्ची घटना की जो वर्ल्ड वॉर के बीच हुई थी, जिसके ऊपर दुनिया भर में कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुकी है। अब कुछ लोग इन्हें एलियन के ड्रोन्स या स्पाई स्पेसक्राफ्ट्स कहते थे, तो कुछ मानते हैं कि ये अर्थ की छुपी हुई कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। Pilots describe them as seemingly guided balls of light. अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। साल 1944 का दिसंबर, यूरोप अब भी जंग की आग में जल रहा था। इसी बीच राइन वैली के अंधेरी रात में एक अमेरिकन व्यू फाइटर एयरक्राफ्ट एक क्लासिफाइड मिशन के लिए उड़ता है। इस प्लेन में 3 लोग थे, लेफ्टिनेंट एडवर्ड स्लूटर, रडार ऑपरेटर डोनाल्ड मियर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रेड रिंगवॉल्ड। ये सब ट्रेंड सोल्जर्स थे जिनके लिए हाई रिस्क मिशंस एक रूटीन बन चुका था। लेकिन उस रात उन्होंने जो देखा ना, उसने उनकी सोच को बदल दी। एयरक्राफ्ट के लेफ्ट विंग के पास अचानक कुछ चमक उठा। एक स्ट्रेट लाइन में ऑरेंज रेड ग्लोइंग लाइट्स उनके प्लेन के साथ साथ फ्लाई कर रही थी। ना कोई आवाज थी, ना इंजन का कोई ट्रेल। फ्रेड ने कॉकपिट से झांक कर पूछा, ये क्या है? मियर्स ने रडार चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। श्लूटर ने तुरंत प्लेन टर्न किया और लाइट्स गायब हो गई। पर कुछ सेकंड्स बाद दूसरी डायरेक्शन से वही लाइट्स फिर से दिखाई देने लगी, जैसे स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही हो। अब ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं था। उसी हफ्ते 415th नाइट फाइटर स्क्वाड्रन के कई पायलट्स ने सेम तरह की साइटिंग्स रिपोर्ट की थी। लेफ्टिनेंट हेनरी गिबलिन और लेफ्टिनेंट वॉल्टर क्लियरी ने बताया कि एक बड़ी ग्लोइंग रेड लाइट उनके एयरक्राफ्ट से करीब 1000 फीट ऊपर पैरेलली फ्लाई कर रही थी, परफेक्टली स्टेबल, बिल्कुल नॉइजलेस और रडार पे इनविजिबल। फ्रांस के हागेनो एरिया में पेट्रोल कर रहे एक और क्रू प्लेन के लोगों ने कहा कि 2 ग्लोइंग ऑरेंज ऑब्स ग्राउंड से उठे, एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड मैच की और पूरे 2 मिनट तक टेल से चिपके रहे, ना पास आए ना दूर गए और फिर अचानक से गायब हो गए। अब एक चीज सभी रिपोर्ट्स में कॉमन थी, इन लाइट्स का बिहेवियर हॉस्टाइल नहीं था। ना वो अटैक कर रही थी, ना कोई कांटेक्ट बनाती थी, सिर्फ क्वाइटली एयरक्राफ्ट्स को फॉलो करती थी, जैसे कोई साइलेंट सर्विलेंस मिशन हो रहा हो। अब इन मिस्टीरियस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर से इस समय के लगभग सभी पायलट्स इतने डर गए थे कि उन्होंने इसे एक नाम दिया, फू फाइटर्स। जिसके बाद जब भी कोई पायलट उस मिस्टीरियस ग्लोइंग यूएफओ को देखता तो उसे इसी नाम से अपने रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट करता था। और फिर पहली बार ये नाम ऑफिशियली प्रेस में दिखाई दिया 13 दिसंबर 1944 को। शेफ ने पेरिस से एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें फू फाइटर्स को एक न्यू जर्मन वेपन कहा गया
अगले दिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह स्टोरी पब्लिश की। 15 जनवरी 1945 को टाइम मैगजीन ने हेडलाइन छापी, फू फाइटर्स बॉल्स ऑफ फायर इन द नाइट स्काई, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस हुआ और लोग पायलट्स द्वारा देखे जाने वाले इन मिस्टीरियस ग्लोइंग यूएफओस के बारे में बात करने लगे। फू फाइटर्स की ये साइटिंग सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं थी। रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स 1942 से ही ग्लोइंग लाइट्स की साइटिंग्स रिपोर्ट कर रहे थे। बाल्कान से लेकर हंगरी तक 13 अक्टूबर 1944 को ब्रिटिश की रैपिड एक्शन फोर्स, जिसे रैफ भी कहा जाता है, उनके एक B-24 प्लेन ने रिपोर्ट किया कि एक रेड लाइट उनका एयरक्राफ्ट हंगरी के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैफ बॉम्बर क्रूज ने साल 1944 से साल 1945 के बीच ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए। US 8 एयरफोर्स के चार्ल्स आर बैस्टेन ने बेल्जियम और नेदरलैंड्स के ऊपर फॉग लाइक ग्लोइंग लाइट्स देखी थी, जो हाई स्पीड पे मूव कर रही थी और रैपिड टर्न्स ले रही थी। रैफ नाइट फाइटर्स ने भी सेम साइटिंग्स कंफर्म की थी। अब यूएस सेनेटर टेड स्टीवेंस, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पायलट थे, ने बाद में कहा कि मैं फ्लाई कर रहा था और एक ऑब्जेक्ट मेरे साइड में था। मैंने स्लो किया, वो था। मैं फास्ट गया, वो था। मैं डाइव किया, वो फिर भी था। अब मैंने रेडार पे चेक किया, वहां कुछ नहीं था। पर जितने भी पायलट्स ने इन ग्लोइंग बॉल्स को देखा, उनका कंसेंसस क्लियर था। ये हॉस्टाइल नहीं थे, बल्कि इनका अनप्रिडिक्टेबल और इंटेलिजेंट जैसा बिहेवियर सभी ट्रेन्ड पायलट्स के लिए डिस्टर्बिंग था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि ये क्या थे, बल्कि ये भी था कि ये हमारे आसमान में क्यों थे। तो साल 1945 की शुरुआत तक जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे एलाइड फोर्सेस बर्लिन की ओर बढ़ रही थी ना, एक अलग तरह का डर फैलने लगा था, जिसे अब लोग फू फाइटर्स के नाम से जानने लगे थे। इसी बीच अमेरिकन एयरफोर्स के कैप्टन फ्रेडरिक फ्रिट्ज रिंगवॉल्ड ने दिसंबर 1944 से जनवरी 1945 के बीच 14 वेरीफाइड साइटिंग्स की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की, जो पहले अमेरिका की 64th फाइटर विंग और फिर 12 टैक्टिकल एयर कमांड तक भेजी गई। लेकिन कहीं से भी कोई भी संतोषजनक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, मानो उनके पास या तो इन ग्लोइंग यूएफओ का कोई जवाब ना हो या फिर इसे दुनिया से छिपाना चाहते हो। इसलिए अगला लॉजिकल स्टेप था दुनिया की दूसरी एयरफोर्स पायलट से इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की जानकारी लेना, जिसके लिए फ्रिट्ज ने पेरिस में स्थित सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्स यानी कि शैफ से संपर्क किया और उसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री से पूछा कि क्या ब्रिटिश रैपिड एक्शन फोर्स के पायलट्स ने भी ऐसी ही साइटिंग्स देखी है। जवाब में कहा गया कि बॉम्बर क्रूज कुछ समय से सिमिलर ग्लोइंग लाइट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ ME-262 जेट्स रहे हों, लेकिन बाकी रिपोर्ट्स शायद फ्लैक रॉकेट्स की वजह से हो। लेकिन सच कहे तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है। साफ था कैप्टन फ्रेडरिक फ्रिट्ज के सवालों का इन देशों के पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था। इसीलिए यूके एंड यूएस की एलाइड इंटेलिजेंस ने मिलकर एक फॉर्मल इंटेरोगेशन प्रोसेस शुरू किया। टारगेट थे नाजी जर्मनी के टॉप एरोनॉटिकल साइंटिस्ट, ऑफिसर्स और सीक्रेट वेपन डेवलपर्स। जनरल विलहेल्म वॉन एक्सहेल्म, जो नाजी एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के हेड थे, उनसे सीक्रेटली पूछा गया, क्या आपके पास कोई ग्लोइंग एरियल डिवाइस था? जवाब आया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं था। इसके बाद इंटरोगेट किए गए दो और बड़े नाम, डॉक्टर जियोर्जिल और हाइंज श्लिक, जो नाजी ब्लैक प्रोजेक्ट्स में शामिल थे। दोनों का जवाब एक जैसा था, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो हमें जरूर पता होता। अभी समय जर्मनी हार चुका था और यूएस, यूके, यूएसएसआर के एलाइड फोर्सेस नाजी जर्मनी के कई सबसे एडवांस सीक्रेट प्रोजेक्ट्स उजागर कर चुकी थी, जैसे V2 रॉकेट्स, ME-262 जेट फाइटर्स, हॉर्टेन फ्लाइंग विंग्स। लेकिन फू फाइटर्स जैसा कोई भी डिवाइस, मैकेनिज्म या प्लान ना किसी ब्लूप्रिंट में था, ना किसी रिपोर्ट में था। एक इंटरोगेशन फाइल में साफ तौर पर लिखा गया था, नन ऑफ द साइंटिस्ट हैड एनी क्लू व्हाट दिस बॉल ऑफ फायर कुड बी। वॉर के खत्म होने के बाद फॉल 1945 में यूएस एयरफोर्स यूरोप के इंटेलिजेंस डिवीजन ने 13 फॉर्मर नाजी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को फू फाइटर्स रिपोर्ट्स दिखाकर उनकी राय मांगी और सबका कहना यही था कि वो इस रहस्यमयी ग्लोइंग यूएफओ के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन फिर सामने आई एक और थियरी।
इटालियन एविएशन राइटर रेनाटो वेस्को का दावा था कि फू फाइटर्स असल में नाजियों द्वारा बनाया गया एक रडार जैमिंग जेट पावर्ड फ्लैक माइंस थे, जिन्हें फ्यूअर बॉल कहा गया। वेस्को के अनुसार ये सॉसर या शेल शेप्ड डिवाइसेस थे जो ग्लोइंग ऑब्स की तरह दिखते थे और गैस जेट्स थे और क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से पावर्ड होते थे। ये रडार को जैम कर सकते थे, एयरक्राफ्ट इग्निशन सिस्टम्स को टेम्पोररीली डिसेबल कर सकते थे और इंटेंशनल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते थे। लेकिन इस थियरी की सबसे बड़ी कमी थी, इसका कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। ना कोई डिजाइन था, ना कोई फोटो थी, ना ही किसी क्रेडिबल विटनेस की गवाही थी। वेस्को की थ्योरी पूरी तरह से उसी के सेल्फ क्लेम्ड सोर्सेस पर आधारित थी। फिर भी साल 1990s और 2000s में कुछ नाजी टेक डॉक्यूमेंट्रीज में इस थियरी को बार बार दोहराया गया, जिससे ये मिथ पॉपुलर हो गया। मिलिट्री रिकॉर्ड्स ने वेस्को के किसी भी क्लेम को कभी भी वैलिडेट नहीं किया और जब एशिया से भी फू फाइटर्स जैसी साइटिंग्स आने लगी, तब यूएस और यूरोप के एलाइज कंट्रीज को समझ आ गया कि ये फेनोमेनन सिर्फ इन वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित नहीं था। जापान के ऊपर फ्लाई कर रहे B-29 सुपर फोर्ट्रेस क्रू ने फियरी ग्लोइंग स्फीयर्स ऑब्जर्व की थी। कुछ स्टेशनरी थी, कुछ एयरक्राफ्ट्स के साथ माइल्स तक ट्रैवल करती थी। ट्रक लगून और माउंट फूजी के ऊपर पेट्रोल कर रहे क्रूज ने भी ग्लोइंग लाइट्स को मिमिक करते हुए एयरक्राफ्ट की क्लाइंब और टर्न मूवमेंट्स फॉलो करते देखा, लेकिन रडार पर कुछ भी नहीं था। अब कुछ साइटिंग्स में ये लाइट्स एक ही जगह पर स्टैटिक रहती थी, जैसे कि एक ब्राइट रेड ऑरेंज बॉल बस हवा में टंगी हुई लगती थी। कई लोगों ने इसे जापानीज फायर बलून से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्लो और प्रेडिक्टेबल होते थे। जबकि फू फाइटर्स रिस्पॉन्सिव और इंटेलिजेंट मैनूवर्स दिखा रहे थे। कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका था कि यूएस और यूरोप के एलाइज कंट्रीज ने इसके लिए एक फॉर्मल टर्म तैयार किया, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ग्राउंड सोल्जर्स इन्हें मजाक में क्रॉट फायरबॉल्स कहने लगे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जिन पायलट्स ने इन्हें फेस किया था, उनके लिए ये सिर्फ एक जोक नहीं था, एक रियल फियर बन चुका था। सबको लग रहा था कि आसमान में कुछ तो है जो हमें साइलेंटली ट्रेस कर रहा है। और जो चीज इस ग्लोइंग यूएफओ को और डरावनी बनाती थी वो ये थी कि कोई भी पायलट इन्हें शूट डाउन नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ना ही आइडेंटिफाई कर पाया। अब ये बात तो साफ था कि ये ना तो यूएस, यूके, यूएसएसआर जैसी कंट्रीज की एलाइड इन्वेंशन थी, ना जर्मन, ना जापानीज और ना ही ये कोई ऑर्डिनरी वेदर फिनोमेना लग रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, सेंट एल्मोस फायर या आइस क्रिस्टल रिफ्लेक्शंस, लेकिन 415th स्क्वाड्रन के पायलट्स का जवाब था, नेचुरल चीजें ऐसे बिहेव नहीं करती। The jobs were under control। जिसके बाद यूएस और यूके की सरकारों ने मिलकर इन मिस्टीरियस यूएफओ साइटिंग्स के लिए कुछ ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिए। देखो, अब तक वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका था, लेकिन जो ग्लोइंग ऑब्स एलाइड पायलट्स ने कॉम्बैट स्काइज में देखा था ना, वो सिर्फ एक बैटलफील्ड की याद नहीं थी, बल्कि एक अनआंसर्ड मिस्ट्री की तरह उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। जब वो लाइट्स डिसअपियर होती थी, तब रिलीफ मिलने के बजाय एक नया सवाल खड़ा हो जाता था कि अगर ये वेपन्स नहीं थे तो फिर ये थे क्या। साल 1947 में केनेथ आर्नल्ड ने पहली बार पब्लिकली रिपोर्ट किया कि उसने क्रेसेंट शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कैस्केड माउंटेन्स के ऊपर हाई स्पीड पर मूव करते हुए देखा था। कुछ ही हफ्तों बाद रॉसवेल इंसिडेंट हुआ, जिसने यूएफओ टर्म को ग्लोबल हेडलाइंस बना दिया। लेकिन जो पायलट्स वर्ल्ड वॉर 2 के ग्लोइंग स्फीयर्स का सामना कर चुके थे, उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं था। फू फाइटर्स ना कभी किसी एयरक्राफ्ट से टकराया था, ना उन्होंने कभी अटैक किया था, लेकिन जिस तरह से वो एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करते, शैडो करते थे और बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो जाते थे, उनका बिहेवियर किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा लगता था। इसी वजह से साल 1953 में CIA ने एक स्पेशल पैनल बनाया, द रॉबर्टसन पैनल, जिसका ऑब्जेक्टिव था यूएफओ साइटिंग्स को साइंटिफिकली एनालाइज करना और पब्लिक पैनिक को कंट्रोल में रखना। वर्ल्ड वॉर 2 के फू फाइटर्स केसेस भी इस पैनल के रडार पर आए। ऑफिशियल वर्डिक्ट था, बॉल्स ऑफ लाइट मैन्यूवरिंग नियर एयरक्राफ्ट अनएक्सप्लेन्ड बट नॉट डेंजरस। ऑल्सो इन्हें एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा इवेंट से भी जोड़ा गया, जैसे बॉल लाइटनिंग, सेंट एल्मोस फायर या लाइट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड आइस क्रिस्टल्स। लेकिन कई कॉम्बैट पायलट्स जिन्होंने इस रहस्यमय यूएफओ को देखा था, उन्होंने इन एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कोल्ड वॉर के अर्ली ईयर्स में मिलिट्री का इंटरेस्ट इस ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और एविएशन हिस्टोरियंस ने इस मिस्ट्री को आर्काइव से वापस सरफेस पर लाने का काम किया। साल 1970s और 80s में कीथ चेस्टर जैसे हिस्टोरियंस ने वॉर टाइम लॉग्स, पायलट डीब्रीफिंग्स और स्क्वाड्रॉन मिशन रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया। उनकी रिसर्च ने एक चीज क्लियर की कि फू फाइटर्स
हेलुसिनेशन या वन टाइम इवेंट्स नहीं थे। ये मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल क्रूज और मल्टीपल मिशंस के दौरान देखे गए थे विद अर्ली कंसिस्टेंट बिहेवियर। ग्लो, चेज, इवेड, वैनिश। फिर 2000s में जब यूएफओ का नाम ऑफिशियली बदलकर यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना रखा गया तो वर्ल्ड वॉर 2 की ये भूली बिसरी लाइट्स एक बार फिर अटेंशन में आ गई। साल 2021 में पब्लिश हुई ग्रेम रैंडाल की किताब यूएफओज बिफोर रॉसवेल ने एक और चिलिंग डिटेल सामने रखी। फू फाइटर्स सिर्फ एलाइड पायलट्स ने नहीं बल्कि एक्सिस पावर्स के फ्लायर्स ने भी देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों साइड्स एक दूसरे को इन ग्लोइंग स्फीयर्स का क्रिएटर मानते थे, जबकि असल में दोनों ही कंफ्यूज थे। रैंडाल ने रैफ बॉम्बर क्रूज के मल्टीपल लॉग्स कोट किए जिसमें अप्रैल 1944 से बाल्कन्स और हंगरी के बीच ग्लोइंग ऑब्स की साइटिंग्स डिटेल्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड है। रैफ स्क्वाड्रॉन्स ने डजन्स ऑफ सिमिलर रिपोर्ट्स सबमिट की थी और वो भी स्पेसिफिकली नाइट रेड्स के दौरान। अब सवाल ये नहीं था कि किसने बनाया, बल्कि ये था कि अगर किसी ने बनाया ही नहीं तो ये हमारे ऊपर कर क्या रहे थे। मॉडर्न फिजिसिस्ट ने इस मिस्ट्री को प्लाज्मा फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। साल 2024 में एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर आया जिसमें हाइपोथेसिस दिया गया कि जब हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं तो उनके पीछे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेल क्रिएट होती है और अगर ऊपर एटमॉस्फेयर में राइट कंडीशंस हो तो ग्लोइंग प्लाज्मा स्फीयर्स फॉर्म हो सकती है। ये प्लाज्मा बॉल्स एयरक्राफ्ट के साथ साथ फ्लाई कर सकते हैं, रडार सिग्नल्स डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर ही डिसअपीयर भी हो सकते हैं। लेकिन इस थियोरी के सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। पहला, प्लाज्मा नेचुरली रैंडम होता है लेकिन फू फाइटर्स के बिहेवियर हाईली इंटेलिजेंट और डेलिब्रेट था। दूसरा, फॉर्मेशन फ्लाइंग, ग्लोइंग ऑब्स स्क्वाड्रन फॉर्मेशंस को मिमिक कर रही थी। तीसरा, कॉम्बैट स्पेसिफिक टाइमिंग, अगर ये नेचुरल होता तो ये सिर्फ कॉम्बैट जोन्स और नाइट मिशंस में कंसिस्टेंटली क्यों दिखता था। इसी साइंटिफिक गैप ने एक और डिस्टर्बिंग थियोरी को जन्म दिया। देखो, कुछ थियरिस्ट्स का मानना है ना कि फू फाइटर्स एक हायर इंटेलिजेंस द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वेशनल प्रोब्स थे। उनका मकसद ना कम्युनिकेशन था ना इंटरफियरेंस था, सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन मिशन। विटनेस, रिकॉर्ड, डिसअपीयर। जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 2 को साइलेंटली डॉक्यूमेंट करने के लिए अपने ऑटोनोमस सेंसर्स भेजे हो। ना दिखाई देना, ना कॉन्टैक्ट भेजना, सिर्फ बैकग्राउंड में सब कुछ होता हुआ देखना। जिनका पता लगाने के लिए साल 1945 में यूएस नेवी ने भी एक इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट X-148 AV43। इसका फोकस था नाइट टाइम एविएटर्स के हेलुसिनेशंस और विजुअल डिसओरिएंटेशन के पैटर्न्स को साइंटिफिकली समझना। इस प्रोजेक्ट के लीड साइकोलॉजिस्ट एडगर विनेक ने लिखा था कि पायलट्स के पास कॉम्प्लेक्स विजुअल कंफ्यूजन्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करने के टूल्स नहीं होते थे और इस वजह से वो वेग सिंप्लीफाइड लैंग्वेज का यूज करते थे। लेकिन फू फाइटर्स का केस अलग था। ये किसी सोलो पायलट का इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि ये स्क्वाड्रन लेवल साइटिंग्स थी, ऑफन विटनेस्ड बाय मल्टीपल एयरक्राफ्ट क्रूज एट द सेम टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी ना कि साइटिंग सिर्फ वर्ल्ड वॉर तक लिमिटेड नहीं रही। यूएसएएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के कैरियर पायलट डुओन एडम्स ने बताया कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद B-25 बॉम्बर में ग्लोइंग ऑब्स देखे थे और दूसरी बार साल 1960s में जब वो KC-135 टैंकर उड़ा रहा था। इन दोनों बार क्रू मेंबर्स ने कंफर्म किया कि ऑर्ब एयरक्राफ्ट के साथ एग्जैक्ट स्पीड मैच कर रहा था और फिर सडनली एक वर्टिकल एसेंट में डिसअपीयर हो जाता था। अब इन सब के बावजूद मेन स्ट्रीम मिलिट्री डॉक्ट्रिन ने फू फाइटर्स को डिकेड्स तक इग्नोर किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें थ्रेट नहीं माना गया। लेकिन थ्रेट ना होना और ओरिजिन का अननोन होना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। और जब हम नेवी की लीक्ड यूएपी वीडियोस, रडार फुटेजेस और पेंटागन की 2021 से 23 की यूएपी टास्क फोर्स रिपोर्ट्स देखते हैं तब एक अजीब सी रियलाइजेशन होती है जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। फू फाइटर्स शायद वही एक भूला बिसरा सिग्नल था उस वक्त का जब यूएफओ जैसे टर्म्स का वजूद नहीं था। शायद वर्ल्ड वॉर 2 ही वो मोमेंट था जब किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ने अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के जरिए पहली बार पृथ्वी को विजिट किया हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंसान रंग, जात और धर्म जैसी चीजों जिन पे उनका खुद का कोई कंट्रोल भी नहीं है, उन्हीं पर बेस्ड नफरत और वायलेंस में डूबा है, तो उनके लिए ये कंफर्म हो गया कि पृथ्वी पर ट्रूली इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि अगर एक स्पीसीज एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के बाद भी इतनी बेसिक बातों पर लड़ती रहे तो उसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कहना शायद गलत ही होगा। इन शॉर्ट कहूं तो वर्ल्ड वॉर 2 में देखे गए ये मिस्टीरियस फू फाइटर्स यूएफओ की साइटिंग्स हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इवन इनके अलावा भी कई और यूएफओ साइटिंग्स दुनिया में हुई है।
तो आपको क्या लगता है, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सच में एलियंस पृथ्वी पर आए थे या फिर ये एक नेचुरल फिनोमेना था? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है रिसेंटली मिले एक एलियन स्कल के बारे में, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और एक बीच के किनारे मिली थी। लेकिन आखिर इसकी सच्चाई क्या थी? क्या ये वाकई में किसी एलियन का स्कल था या फिर कहानी कुछ और थी? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।